आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 10 जैव अणु पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो हम जेट और आईसीआर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जैव अणु क्या होता है। तो जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव तंत्र की क्रियाओं को संपन्न करते हैं जैव अणु कहलाते हैं। जैव तंत्र निम्न यौगिक में अपनी क्रिया संपन्न करता है, जैसे कि उपापचय क्रिया में। उपापचय क्रिया कहाँ होती है? कोशिका में। तो ये कैसी उपापचय क्रियाओं को संपन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन। ठीक है। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन हमारे भोजन के लिए आवश्यक अम्ल है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो हमारे भोजन के लिए आवश्यक अम्ल है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो ये मुख्य पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक वृहद समूह होते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसके एग्जाम्पल क्या है? शर्करा जैसे ग्लूकोज और स्टार्च। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इनको कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न माने जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है वो है CF। ये जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे C कितना है? CX, H कितना है? X × 2 और O है X। X का मान 6, X × 2 मतलब X का मान 6 × 2 मतलब 12 और इधर X की जगह 6। तो 1:2:1। देखिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है। जो कार्बन है वो X होता है और जो H होता है वो X × 2 और जो O होता है वो होता है X। ठीक है। तो X का मान कितना होता है? 6। तो C क्या है? X है। तो क्या हो जाएगा? C 6, H क्या है? 12 है। तो X की जगह तो क्या आ जाएगा? 6 × 2 तो H 12 हो जाएगा। और जो ये O है O की जगह क्या आ जाएगा? X तो 6। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? C6, H12 और O6। ठीक है। अब इसका अनुपात पूछ तो कितना होता है? इधर 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट जो है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दुग्ध शर्करा, जिसको बोलते हैं लैक्टोज। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और घर में प्रयोग किए जाने वाली शर्करा है सुक्रोज। अब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं: मोनोसैकेराइड, ओलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? वह कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन के वह सरल यौगिकों में जल में अपघटित नहीं किया जा सकता, उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, राइबोज और फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड को कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह हो तो उसे एल्डोज कहेंगे। यदि कोई मोनोसैकेराइड है उसमें एल्डिहाइड समूह हो तो उसे एल्डोज कहेंगे। और कीटोन समूह हो तो उसे हम कीटोज कहेंगे। ठीक है। जैसे कि एक है इधर C3H6O3, इसको बोलते हैं ट्रायोज। अब इसमें एल्डिहाइड समूह होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? एल्डो ट्रायोज। जो इसका सामान्य पद है उसको पीछे लगाएंगे। ठीक है। और जो इसका समूह है उसको समूह आगे लगेगा और जो इसका सामान्य पद है वो पीछे लगेगा। तो इसका समूह क्या होता है? एल्डोज और क्या है ये? ट्रायोज। तो मिलके क्या होगा? एल्डो ट्रायोज और कीटो ट्रायोज। अगर कीटोन समूह जुड़ा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? कीटो ट्रायोज। ठीक है। अब जैसे कि दूसरा है C4H8O4, तो ये क्या? टेट्रोज। तो कोई समूह है वो पहले जुड़ेगा। अगर हमें एल्डिहाइड समूह जोड़ना है तो एल्डो टेट्रोज, और अगर कीटोन समूह जोड़ना है तो कीटो टेट्रोज। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा। अब दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। वह कार्बोहाइड्रेट जिनको जल अपघटन से मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाइयाँ बनाई जाती है। मतलब जिसमें 2 से 10 इकाइयाँ बने वो क्या होती है? ओलिगोसैकेराइड। इसमें मोनोसैकेराइड के इकाइयों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या हैं? सुक्रोज। जो सुक्रोज होती है वो डाइसैकेराइड शर्करा होती है। अगर सुक्रोज का हम जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित होगा। ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12
H22O11, ये होता है सुक्रोज। अगर इसको हम जल में अपघटित करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो C6H12O6, C6H12O6 और C6H12O6, मतलब समान मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे बनते हैं। और पहले है इसका एग्जाम्पल सुक्रोज और दूसरा है माल्टोज। अगर हम माल्टोज को जल अपघटन करेंगे तो ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में टूटता है। अब है अगला पॉलीसैकेराइड, वह कार्बोहाइड्रेट जिनके अपघटन से मोनोसैकेराइड की कई इकाइयाँ बनती है। कई इकाइयाँ जैसे कि 10 से ज़्यादा इकाइयाँ बनती है, उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और गोंद। पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठी नहीं होती, अतः इसे अशर्करा भी कहते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होती है वो स्वाद में मीठी नहीं होती, इसलिए इसको अशर्करा भी कहते हैं। ठीक है, वह कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक में फ्लेमिंग विलियन में अपचयित हो जाते हैं अपचयी शर्करा कहलाते हैं। सभी मोनोसैकेराइड इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको बनाने की विधि, इस ग्लूकोज को पहले हम सुक्रोज से तैयार करते हैं। सुक्रोज को तनु HCl तथा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथनन करवाते हैं तो इसको ग्लूकोज व फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होता है। अगर कोई ग्लूकोज है उसमें हम HCl या H2SO4 के साथ उसको एल्कोहलिक विलयन में क्वथनन करवाएंगे तो C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान मात्रा में हमें प्राप्त होंगे। अभी हमने देखा था जब सुक्रोज के साथ हमने करवाया था तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हुए, समान मात्रा में हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब ग्लूकोज बनाने की विधि में पहले सुक्रोज पढ़ा, अब है स्टार्च। औद्योगिक स्तर पर सुक्रोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए हमें तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन दाब लिया जाता है। अब स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। ठीक है, स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, इसलिए हम इधर क्या लगा देते हैं, N लगा देते हैं। ठीक है, और इसको किसके साथ हमें क्वथनन करवाना है, H2SO4 के साथ। ठीक है, अब हम इसकी अब इस इधर जल बन गया और SO3, तो इसकी हम रिएक्शन जब जल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, C6H12 और O6। अब ग्लूकोज बनाने की रासायनिक विधियाँ, पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण करवाया जाता है। ठीक है, अब हम ग्लूकोज को समरूप से देखेंगे तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। अब हम इसकी संरचना बनाएंगे ग्लूकोज की, तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि पहले C और डबल बॉन्ड पे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और ऊपर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब कितने कार्बन है यहाँ पे, 6, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब इधर हमें क्या जोड़ना है, OH समूह जोड़ने हैं। तो इस प्रकार से हमारी ग्लूकोज की क्या बनेगी, संरचना बनेगी। ठीक है, अब है टोलेन उत्प्रेरक। अब इसमें जब हम ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है, जैसे कि ये ग्लूकोज की संरचना, अगर इसको हम छोटे रूप में लिखना चाहे तो ऊपर की ये लिख दो पहले। ठीक है, उसके बाद में ये 1 2 3 4 ये बिल्कुल सेम है, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, जैसे कि HCOH। अभी कितनी बार है, 4 बार, तो ये लिख दो, और ये जो नीचे वाली उसको लिख दो। ठीक है, तो टोलेन उत्प्रेरक में क्या होता है कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया को हम AgO के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बन रहा है, अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, AgO के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा। जैसे कि इसमें जो O है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो COOH, अभी नीचे क्या बचा, CHOH4 और CH2OH। अब इधर क्या बच गया, Ag। ये जो हमें प्राप्त हुआ तो क्या है, ये ग्लूकोनिक अम्ल। तो क्या कह रहा है, ये ग्लूकोज को जब हम AgO के साथ ऑक्सीकृत करवाते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। और जो ऑक्सीजन है वो प्रथम कार्बन से जुड़ती है, जो ये ऑक्सीजन है वो क्या जुड़ती है, इधर प्रथम कार्बन से जुड़ती है। अब है फ्लेमिंग विलियन।
अब इसमें भी ये बस इसमें क्या होगा, जो AgO की जगह किससे करवा देंगे, कॉपर ऑक्साइड से CuO से इसकी अभिक्रिया करवा देंगे। ठीक है, इसमें भी क्या प्राप्त होता है, हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब अगली है एसिटिलिक। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया CH3CuCl से करवाई जाती है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। अब एसिटिलिक क्या होता है, HC और OH की जब हम क्रिया HCl CuCl से करवा रहे हैं तो क्या बनता है, इसमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ठीक है, अब इसकी हम ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वही इधर ग्लूकोज बना लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे CH3CuCl से करवाई तो इधर क्या बन गई, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, ग्लूकोज के चक्रीय यौगिक बनते हैं। जो हमने ग्लूकोज अभी देखा उसमें क्या बनते हैं, चक्रीय यौगिक बनते हैं। ये ग्लूकोज की संरचना है। अब चक्रीय यौगिक कैसे बनेंगे कि जब ग्लूकोज चक्रीय यौगिक में परिवर्तन होता है तो 5 कार्बन की चक्रीय संरचना बनाता है। जो ग्लूकोज है वो 5 कार्बन की चक्रीय संरचना बनाता है जिसे ग्लूकोज पाइरेनोज कहते हैं। ठीक है, और जो संरचना बनती है वो पहले और 5वें कार्बन के मध्य बनती है। अब है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है, जबकि इसकी संरचना में दूसरे कार्बन पर कीटोन समूह जुड़ता है। ग्लूकोज का भी क्या होता है, C6H12O6 अणुसूत्र होता है, फ्रक्टोज का भी ये होता है, पर इसमें क्या होता है, संरचना में दूसरे कार्बन पर कीटोन समूह इसमें जुड़ता है। ठीक है, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना दूसरे व 5वें कार्बन के मध्य होती है, जबकि जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है वो प्रथम और 5वें कार्बन के मध्य होती है। और जो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना बनती है उसको फ्यूरीन कहते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मध्य हम अंतर देखेंगे। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, 6H12O6, फ्रक्टोज का भी यही होता है। जो प्रकृति होती है ग्लूकोज की वो होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और फ्रक्टोज की होती है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जो ग्लूकोज का गलनांक होता है वो होता है 146 डिग्री सेल्सियस और फ्रक्टोज का होता है 102 डिग्री सेल्सियस। प्रकाशीय प्रकृति, ग्लूकोज D समरूप होता है और फ्रक्टोज L समरूप होता है। टॉलिन उत्प्रेरक, ग्लूकोज में क्या बनता है, सिल्वर दर्पण, और इसमें भी सिल्वर दर्पण बनता है। फ्लेमिंग विलियन में रेड पीपीटी। चक्रीय संरचना हमने अभी देखा था, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को क्या कहते हैं, पाइरेन, और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना को फ्यूरीन कहते हैं। अगर हम मिलिटेंट टेस्ट करवाते हैं ग्लूकोज में वॉयलेट कलर आता है और फ्रक्टोज में भी वॉयलेट कलर आता है। ठीक है, अब है डाइसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलती हैं तो उनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। दो मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर ये आपस में मिलेंगे तो इनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा। ठीक है, लैक्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज कैसे बनते हैं, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को अगर हम मिलाते हैं तो लैक्टोज बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु द्वारा तो मोनोमर इकाइयों के मध्य बनने वाले आबंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। पॉलीसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड की इकाइयों से ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बंधी होती है, इसको पॉलीसैकेराइड कहता है। अभी हमने देखा था जिसमें भी 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयाँ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड के क्या कार्य होते हैं, भोजन संचय का, संरचना निर्माण का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और गोंद। अब हम पॉलीसैकेराइड के जो एग्जाम्पल है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्टार्च क्या होता है, यह पौधों से प्राप्त पॉलीसैकेराइड होता है। यह मनुष्य के लिए आहार का स्रोत होता है। यह पादप के जड़ व कंद में पाया जाता है। यह कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। जो स्टार्च होता है वो अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च में घुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें दो यौगिक पाए जाते हैं, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। स्टार्च की मोनोमर इकाइयाँ आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। जो स्टार्च की जो मोनोमर इकाइयाँ होती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। स्टार्च की एकलक इकाई क्या होती है, ग्लूकोज। स्टार्च की संरचना कैसी होती है, CH2 और OH समूह इसमें जुड़ा हुआ होता है और इसकी चक्रीय संरचना होती है। और मैंने पहले बताया था
कि ये पॉलीसैकेराइड होती है, इसलिए इसमें क्या लगता है, इधर एन लगता है। जब स्टार्च श्रृंखला में हो तो इसको एमिलोज कहते हैं, और जब स्टार्च शाखित हो तो इसको एमिलोपेक्टिन कहते हैं। ठीक है। अब है सेल्यूलोज। यह पेड़ पौधों से मुख्यतः मिलता है। सेल्यूलोज प्रकाश में उपस्थिति में सक्रिय रहता है। जो सेल्यूलोज होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय रहता है। सेल्यूलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है। पातों में सेल्यूलोज सर्वाधिक पत्तियों में कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जो सेल्यूलोज होता है वो पातों में कोशिका भित्ति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज में ग्लूकोज की पॉलीसैकेराइड श्रृंखला होती है। सेल्यूलोज में बी ग्लूकोज की इकाई होती है। सेल्यूलोज डी समरूप होता है। सेल्यूलोज की इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। ठीक है। अब है ग्लाइकोजन। यह प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन एमिलोपेक्टिन के समान होता है। और एमिलोपेक्टिन क्या होता है, स्टार्च जब शाखित होता है तो उसको एमिलोपेक्टिन कहते हैं। तो ये एमिलोपेक्टिन के समान होता है। ग्लाइकोजन प्राणियों के स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोजन यकृत व मांसपेशी व मस्तिष्क में उपस्थित होता है। वह बाकी शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोजन को एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में तोड़ा जा सकता है। ग्लाइकोजन की मात्रा कम होने पर शरीर में थकान महसूस होती है। अगर हमारे शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमें थकान महसूस होगी। ईस्ट व कवक में ग्लाइकोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटीएज से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्रोटीओ से मिलकर बना हुआ होता है। अमीनो अम्लों का बहुलक प्रोटीन होता है। जो अमीनो अम्लों का बहुलक क्या होता है, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है वो होती है अमीनो अम्ल। अब प्रोटीन की हम संरचना देखेंगे तो इधर CRCOOH और इधर है एमीन समूह। मतलब प्रोटीन में दो समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, और ये एक होता है एमीन समूह। ठीक है। प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, यह एमीन व कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर इन्हें अम्लीय, क्षारीय व उदासीन में वर्गीकृत किया गया है। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं कि वो हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, इनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। और आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं कि जिनको हमें भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, वो क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, 10 होते हैं। तो इनके क्या हैं, ये वैलिन, मिथियोनिन, आर्जिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलाइसिन, थ्रियोनिन। इनकी एक याद करने की ट्रिक होती है, ये TVMILLPATH। ये क्या होते हैं, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब इन अम्लों की विशेषता क्या होती है कि ये रंगहीन होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अमीनो अम्ल ज्युपिटर आयन दर्शाते हैं। अब ज्युपिटर आयन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था इसका फॉर्मूला, अमीनो अम्लों का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है। अब क्या होता है, ज्युपिटर आयन कैसे दर्शाता है, जो इसमें अमोनियम होता है ना, जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ना, इसकी अगर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ जाती है, इधर माइनस लग गया और ये NH3, तो इधर H+ की अधिकता होगी, तो ये क्या बनाती है, ज्युपिटर आयन दर्शाते हैं। और जो इनका ज्युपिटर आयन होता है वो उदासीन होता है। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, DNA, RNA, और ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक में कौन पाया जाता है, RNA, और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, DNA। यह जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। DNA का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA का नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
अब डीएनए आरएनए क्या होता है, इनमें दोनों में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन से नाइट्रोजन क्षार? प्यूरिन और प्रीमिडिन। ये डीएनए और आरएनए में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिसिन और ग्वानिन, और आरएनए में भी क्या होता है? एडिसिन और ग्वानिन, ठीक है। और डीएनए में प्रीमिडिन में क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में क्या होता है? साइटोसिन और यूरेसिन। डीएनए में जो यूरेसिन होता है वो एब्सेंट रहता है, और आरएनए में थाइमिन एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब रिदम की कुछ बातें हैं। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, मौलिक परीक्षण कार्बोहाइड्रेट की जांच से किया जाता है, जैसे कि मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आदि। मौलिक टेस्ट में अल्कोहल विलयन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। प्रोटीन का मिश्रण बाईयूरेट टेस्ट, जैंथोपोइटिक टेस्ट से करते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन है। पॉलीन्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल है, अभी हमने देखा डीएनए और आरएनए। जीवित कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कहाँ रहता है? संग्रह रहता है एटीपी के रूप में, ठीक है। और जीवित कोशिका में भोजन का संचय किस में रहता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। निम्न में से कौन सा रूप उदासीनता को दर्शाता है? अभी हमने देखा था कि जो वो होता है अमीनो अम्ल का जो जिप्टर आयन होता है वो उदासीन होता है, तो जिप्टर आयन तो यही है, तो ये क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि स्टार्च सामान्यतः दर्शाता है एमिलोपेक्टिन है। जो स्टार्च होता है वो एमिलोपेक्टिन के समान अधिकतर एमिलोपेक्टिन दर्शाता है, तो ये कथन सत्य है। एमिलोपेक्टिन ग्लाइकोजन के रूप में समरूप समाव्यवस्था दर्शाता है। अभी हमने पढ़ा था ग्लाइकोजन एमिलोपेक्टिन के रूप में समरूप दर्शाता है, तो ये कथन भी सत्य है। अब दूसरा है सुक्रोज के जल अपघटन से समान रूप प्राप्त होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये कथन क्या है? गलत है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तो ये भी गलत है। सभी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। नहीं, ग्लाइकोसाइडिक बंध हाइड्रोक्सी समूह द्वारा जुड़े होते हैं। हाँ, जो ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं वो हाइड्रोक्सी बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े हुए होते हैं। प्रोटीन की इकाई केवल शाखित होती है, क्योंकि प्रोटीन में सभी प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड व आयनिक बंध पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कथन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। प्रोटीन एमीन समूह की इकाइयों से तैयार होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था जो प्रोटीन है वो क्या होता है? एमीन समूह की इकाइयों से तैयार होता है, तो ये क्या हो गया? ये कथन सही है, ठीक है। अभी हम प्रोटीन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है विटामिन, ठीक है। विटामिन की खोज 1881 में एन.आई. ल्यूलिन ने की थी। विटामिन को सर्वप्रथम चावल में फंक में देखा, और जो विटामिन शब्द है वो फंक ने दिया। चावल में सबसे पहले विटामिन B1 की उसने खोज की थी। विटामिन एंजाइम के लिए कार्य करते हैं। विटामिन संयोजन की क्रियाओं में भाग लेते हैं। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, इनको हमें भोजन के रूप में बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में विलय जो जल में घुल जाते हैं, और एक वसा में विलय। जल में विलय क्या होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और वसा में विलय होते हैं विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है। अब हम सारे विटामिन का रासायनिक नाम, उनके कार्य, उनके स्रोत और उनके कमी से क्या क्या रोग होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका कार्य क्या होता है? आयरन का अवशोषण, कोलोजन व अस्थि मज्जा के निर्माण में, ठीक है। स्रोत क्या होता है इसका? जो विटामिन सी है हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है, तो सिट्रस प्लांट जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद आदि से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मतलब क्या होता है? इसमें मसूड़ों में से खून आते हैं, अस्थि व रक्त वाहिनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी कमी से घाव देरी से भरते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? जो घाव हैं वो देरी से भरेंगे। विटामिन B1 इनका नाम होता है थाइमीन। कार्य क्या होता है इसका? तंत्रिका क्रियाओं को बनाए रखना। स्रोत है साबुत अनाज, ईस्ट, अंडे और मांस। विटामिन B1 की कमी से बैरी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और तंत्र कमज़ोर हो जाता है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन। इसका कार्य होता है त्वचा तथा म्यूकस का रखरखाव और माइग्रेन रोधी।
इसका स्रोत होता है ईस्ट, हरी सब्जियाँ, दूध, दही, पनीर, अंडे, यकृत आदि। कमी के कारण क्या होता है, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, माइग्रेन। माइग्रेन मतलब सिर में दर्द, मानसिक अवसाद और क्लोसिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। कार्य क्या होता है इसका, ऊर्जा स्थानांतरण में सहायक होता है और तंत्रिका रख रखाव। स्रोत विटामिन B3 किससे प्राप्त होता है, हरी सब्जियां, दूध, मांस, ईस्ट, दाल, मछलियाँ। और इसकी कमी से क्या होता है, प्लेगरा, काली जीभ, त्वचा का शल्की होना। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम है पैंटाथेनिक एसिड। यह बालों को सफ़ेद होने से बचाती है। इसका कार्य क्या है, बालों को सफ़ेद होने से बचाती है और COA के निर्माण में ये निर्माण करवाती है। अब विटामिन B5 हमें किससे मिलता है, ईस्ट, गेहूँ के छलन, कोलेजन, बैक्टीरिया। और कमी के कारण क्या होते हैं, आंतरिक रोग, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। इसका कार्य है कार्बोक्सिलिक फास्फेटिक घटक बनाने में। स्रोत ईस्ट, हरी सब्जियां, गेहूं और यकृत। कमी के कारण क्या होती है, पेशियों में ऐंठन आ जाती है, एनीमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी हो जाती है और तंत्रिका दर्द होता है। अब विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या होता है इसका, राइनोकोबालमाइन। इसका कार्य है न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में और RBC का परिपक्वन में। स्रोत क्या होता है इसका, यकृत व अंडे। और रोग होता है पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 से क्या होता है, हमें एनीमिया होता है जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। ये हमने पढ़े थे जल में विलय। अब वसा में विलय विटामिन ADE के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका नाम होता है रेटिनोल और इसका कार्य है दृष्टि में सहायक होती है ये, ठीक है। इसमें स्रोत क्या होता है इसका, गाजर, हरी सब्जियां, टमाटर, गोभी, शार्क मछली के लीवर का तेल। इससे रोग होता है रतौंधी रोग और जिरोफ्थेल्मिया, ठीक है। विटामिन D इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉन। इसका कार्य क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का संश्लेषण करवाना, अस्थि की वृद्धि व रखरखाव में सहायक। स्रोत हैं इसके, यह सूर्य के प्रकाश द्वारा हमारे शरीर में अवशोषण करती है। विटामिन D हमें किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। रोग क्या होता है, अस्थि विकार। विटामिन D से क्या होता है, रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स क्या होता है, ये छोटे बच्चों में होता है और जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो वयस्क में होता है। विटामिन E इसका नाम होता है टोकोफेरॉन, जनन क्षमता को बनाए रखता है और त्वचा का रखरखाव में ये सहायक होता है। इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, दूध, बटर, चिकन, अंडे आदि। और विटामिन E की कमी से क्या होता है, गर्भपात होना, जनन क्षमता में कमी होना, ठीक है। विटामिन E को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये त्वचा को झुर्रियों से बचाती है। अब लास्ट है विटामिन K। इसका नाम होता है फाइलोक्यूनिन। ये इसका कार्य क्या होता है, ये थ्रोमिन का संश्लेषण करवाती है, रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती है। और जो विटामिन K है वो हरी सब्जियां, टमाटर आदि के जीवाणु से हमें प्राप्त होता है। अब इसके रोग क्या होते हैं कि रक्त का थक्का नहीं बनता, यकृत में अकुशलता हो जाती है, ठीक है। विटामिन पढ़े। अब इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है कि रोगाणुओं से सुरक्षा में सहायक होता है, तंत्र की क्रियाविधि को बनाए रखता है, प्रतिरक्षा को मजबूत बनाता है और रोगों से उपचार में ये सहायक होता है, ठीक है। हमने प्रोटीन्स पढ़े, विटामिन पढ़े। अब है नेक्स्ट लिपिड। जो लिपिड है उसकी खोज बोर्ड ने की थी। लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। लिपिड कार्बनिक विलय में घुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। यह जल विरोधी होते हैं। लिपिड ऑक्सीजन हेतु अधिक O2 की आवश्यकता होती है। लिपिड के ऑक्सीकरण हेतु हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो लिपिड है वो शुगर, फास्फेटिक समूह व हाइड्रोकार्बन के समूह से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। लिपिड के ऑक्सीकरण में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुनी ऊर्जा चाहिए होती है। अगर इसको हमें ऑक्सीकरण करवाना है तो अधिक मात्रा में इससे ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है। लिपिड कम स्थान पर संग्रह रहती है। लिपिड के उपापचय से भी कार्बोहाइड्रेट व जल बनता है। ऊँट की कुबड़ में वसा का संग्रह रहता है जिससे मेटाबॉलिक वाटर अभिक्रिया संपन्न होती है, जो ऊँट में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। हमें पता है कि ऊँट बहुत दिनों तक पानी नहीं पीता, तो ये किसके कारण होता है, जो उपापचय क्रिया होती है वो उसमें संपन्न रहती है। इसके कारण ऊँट को पानी की आवश्यकता कम होती है।
जो लिपिड बहुलक नहीं होता, जो लिपिड है वो क्या है, बहुलक नहीं है, लिपिड ऊष्मारोधी होता है। नवजात शिशु के शरीर में ब्राउन वसा पाई जाती है जो ऊष्मारोधी का कार्य करती है। इसके कारण बच्चों को सर्दी का एहसास कम होता है। लिपिड कमरे के ताप पर ठोस व तरल होते हैं। ठीक है, लिपिड का वर्गीकरण, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड, यह वसीय अम्ल व अल्कोहल के एस्टर होते हैं। जो सरल लिपिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ग्लिसरीन एल्डिहाइड और वैक्स। ग्लिसरीन एल्डिहाइड क्या होता है, यह ग्रेसलॉल व वसीय अम्लों से मिलकर बने होते हैं। इनमें एक अणु ग्रेसलोल के साथ जब वसीय अम्लों से जुड़ता है तो मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड बनाता है। ठीक है, मोनोग्लिसराइड कैसे, इसमें क्या होता है, मोनोग्लिसराइड में इसमें जो एक एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, ग्लिसराइड में क्या होता है, एक एस्टर बॉन्ड होता है, ये तो ग्लिसराइड में एक एस्टर बॉन्ड बनता है, ट्राइग्लिसराइड में दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं और ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, तीन एस्टर बॉन्ड इसमें बनते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं। प्राकृतिक वसा में पाए जाने वाले वसीय अम्ल सम कार्बन की संख्या में होते हैं। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त क्या होते हैं, जिनमें कार्बन की संयोजकता संतृप्त होती है और असंतृप्त में कार्बन की संयोजकता संतृप्त नहीं होती। संतृप्त कमरे के ताप पे ठोस रहते हैं और असंतृप्त कमरे के ताप पे तरल रहते हैं। ये उपापचय क्रिया की दृष्टि से निष्क्रिय रहते हैं और जो असंतृप्त होते हैं वो उपापचय क्रिया की दृष्टि से सक्रिय रहते हैं। ये शरीर में संग्रह होता है। जो संतृप्त वसीय अम्ल जैसे कि घी और मक्खन, ये क्या होता है, शरीर में संग्रह रहते हैं और जो वानस्पतिक तेल है वो क्या होता है, शरीर में खर्च हो जाते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल शरीर में संग्रह होते हैं जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता है। घी और मक्खन अधिक खाने से मोटापा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वसीय अम्ल होते हैं और ये शरीर में संग्रह रहते हैं और अगर ये ज़्यादा मात्रा में हम खा लेते हैं तो ये हृदय के लिए घातक होते हैं। ठीक है, अब है इसका दूसरा है वैक्स। यह सिर्फ मोनोसैकेराइड होते हैं, इनमें एक एस्टर बॉन्ड होता है, इसमें उपापचय क्षमता नहीं होती। इसके एग्जाम्पल बी वैक्स, इसमें पॉलमेटिक अम्ल पाया जाता है और ईयर वैक्स में कोलेस्टर एस्टर से ये बनती है। मनुष्य में पाया जाने वाला वैक्स कोलेस्टर एस्टर का बना होता है जो रक्त, एडिनल ग्रंथि, सैविल ग्रंथि आदि के द्वारा बनते हैं। जो जोजोबा प्लांट होता है उसमें वैक्स पाई जाती है। लिपिड वसीय अम्लों से तैयार होते हैं। लिपिड क्या होते हैं, ये वसीय अम्लों से तैयार होते हैं और जो नॉन लिपिड होते हैं वो H2PO4, शुगर, प्रोटीन और पिगमेंट से तैयार किए जाते हैं। संयुक्त लिपिड, संयुक्त लिपिड क्या होते हैं, जो लिपिड और नॉन लिपिड दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं उसे संयुक्त लिपिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, फास्फोलिपिड। यह पूंछ व सिर में बटा हुआ होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है वो सिर और नीचे वाला भाग क्या होता है, पूंछ। जो फास्फोलिपिड होता है वो क्या होता है, सिर और पूंछ में बटा हुआ होता है। ठीक है, जो सिर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पोलर, मतलब ध्रुव वाला भाग बोलते हैं और पूंछ को बोलते हैं हम अध्रुवीय। ठीक है, इसको ध्रुवीय मतलब पोलर और इसको बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, अब जो सिर वाला भाग होता है वो क्या होता है, जल स्नेही होता है। जो सिर वाला भाग है वो जल स्नेही है और पूंछ वाला भाग क्या है, जल विरोधी। ठीक है, फास्फोलिपिड सर्वाधिक पाया जाने वाला लिपिड है। फास्फोलिपिड एक दोहरी परत बनाता है। ठीक है, अब फास्फोलिपिड के क्या प्रकार होते हैं, लिसिथिन, इसमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, H2PO4, क्लोरीन आदि से मिलकर ही बना होता है। यह लीवर में लिपिड स्थानांतरण में सहायक होता है। एग यॉल्क से व तेलीय बीजों व रक्त में यह पाया जाता है। ठीक है, फास्फोसिन, एपिनोमाइसिन, ये एक्सोन के चारों ओर पाया जाता है। एपिग्नोमाइलिन पादप व सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, लिपिड और शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। ये हमारे शरीर में मस्तिष्क, किडनी, लीवर, एडिनल ग्रंथि, गैंग्लिया आदि में ये पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। लिपोप्रोटीन लिपिड के साथ जुड़कर एपोप्रोटीन का निर्माण करवाते हैं।
एपोप्रोटीन एंजाइम का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। अब है अगला है व्युत्पन्न लिपिड। हमने पहले सदर लिपिड पढ़ा, ठीक है, इसके दो भाग पढ़े हमने, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और वैक्स। उसके बाद में संयुक्त लिपिड पढ़ा जिसके एग्जाम्पल पढ़े थे फास्फोलिपिड, और फास्फोलिपिड के एग्जाम्पल पढ़े फिर लिसिथीन, फास्फोसिलिन और एपिनोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड। अब अगला है व्युत्पन्न लिपिड, तो ये सरल व संयुक्त के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टेरॉल्स। ये टेट्रासाइक्लिन संरचना होती है, इसमें 3 तो क्या होती है, हेक्सा होती है और एक पेंटा होती है। जो स्टेरॉल्स होते हैं उसकी संरचना में क्या होते हैं, 3 तो हेक्सा होता है और क्या होता है, एक पेंटा होता है, ठीक है। यह शरीर में सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। पित्ताशय में कभी कभी स्टोन का जमाव होता है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन के पदार्थ होते हैं जो जैविक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल मिडिल मैन के नाम से भी एंजाइम को हम जानते हैं। एंजाइम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एन और जाइम। एन मतलब इन और जाइम मतलब ईस्ट। एंजाइम ईस्ट के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है। एंजाइम की खोज ईस्ट में हुई थी, ठीक है। एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। एंजाइम की खोज बुकनर ने की, और बुकनर ने कहा किसमें की, ईस्ट में की। बुकनर ने ईस्ट में 3 एंजाइम खोजे, इन्वर्टेज, माल्टेज और एमाइलेज। एंजाइम की प्रकृति, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, पर जो राइबोजाइन और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या होते हैं, आरएनए की तरह व्यवहार करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक के साथ कुछ समानता और कुछ असमानता दर्शाते हैं। समानता क्या दर्शाते हैं उत्प्रेरक के साथ, कि अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए एंजाइम और उत्प्रेरक दोनों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अभिक्रिया के अंत में ये दोनों पदार्थ पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं। दोनों ही अभिक्रिया में आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करते हैं। तो क्या हो गई, समानता हो गई एंजाइम में और उत्प्रेरक में। अब क्या है, असमानता। एंजाइम पीएच व ताप पे संवेदनशीलता दर्शाते हैं और जो उत्प्रेरक होते हैं वो इनमें संवेदनशीलता नहीं दर्शाते। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और उत्प्रेरक धातु, आयन, तत्व, यौगिक के प्रकृति के होते हैं। एंजाइम विशिष्ट होते हैं और उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक कई अभिक्रियाओं को करवा सकते हैं। मतलब जो एंजाइम होते हैं वो किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही करवा सकते हैं, पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो कई अभिक्रियाओं को करवाते हैं। एंजाइम के लक्षण, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अब सामान्य एंजाइम तृतीय प्रोटीन का होता है और आइसो एंजाइम चतुर्थ प्रोटीन के होते हैं। अब पीएच की प्रकृति, जो एंजाइम होते हैं वो सामान्यतः 6 से 7.5 पीएच पे सक्रिय रहते हैं, ठीक है। ताप, एंजाइम के लिए सामान्य ताप क्या होता है, पादपों के लिए तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और जंतु के लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर सभी एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, पर 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम खत्म होने लगते हैं और 50 पे नष्ट हो जाते हैं। पर इसमें एक अपवाद है, टैग डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस ताप से भी अधिक सक्रिय रहता है। क्यों सक्रिय रहता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है वो थर्मल इक्विसिटम जीवाणु से हमें प्राप्त होता है। एंजाइम के गुण में हमने प्रोटीन प्रकृति पढ़ी, पीएच प्रकृति, ताप। अब अगला है कोलाइड प्रकृति। इस प्रकृति के कारण एंजाइम क्रिया के लिए बड़ा सतह क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। आणविक भार, अलग अलग आणविक भार होता है। सबसे सक्रिय एंजाइम क्या है, कार्बोनिक्सिन हाइड्रेज, ये क्या होता है, सबसे सक्रिय एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति, एंजाइम में सामान्यतः पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है तथा इसमें पाए जाने वाले बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। एंजाइम पेप्टाइड श्रृंखला के संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मोनोमेरिक एंजाइम और ओलिगोमेरिक एंजाइम। मोनोमेरिक एंजाइम क्या होते हैं, वह एंजाइम जिनमें एक ही पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है वो मोनोमेरिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज और काइमोट्रिप्सिन। और ओलिगोमेरिक एंजाइम में जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक से अधिक हो, जैसे कि रुबिस्को में 24 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज और लैक्टोडिहाइजिनेज, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है।
जो ओलिगोमेरिक एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो ओलिगोमेरिक एंजाइम है वो क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसमें एंजाइम क्या है, ओलिगोमेरिक, और ये प्रतिरक्षा का कार्य करता है, और इसमें अमीनो अम्ल क्या होता है, सिस्टीन। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम का संगठन। एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, सरल एंजाइम और संयुक्त एंजाइम। ठीक है, सरल एंजाइम क्या होते हैं कि वैसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और संयुक्त एंजाइम क्या होता है, जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में एपोप्रोटीन, नॉन प्रोटीन में क्या आता है, आयरन, कोएंजाइम, प्रोसेक्टिक ग्रुप। ठीक है, तो आयरन में जैसे कि Mg+2, और कोएंजाइम क्या होते हैं, यह कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जो प्रोसेक्टिक ग्रुप होता है वो कार्बनिक और प्रोटीन का दोनों का भाग होता है। कोफैक्टर क्या होता है, ये नॉन प्रोटीन का भाग होता है, ये एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है। ठीक है, मेटल आयन अभी हम पढ़े जिसमें Mg+2, Mn, Zn। ठीक है, कोएंजाइम विटामिन मुख्य कोएंजाइम को दर्शाते हैं। ठीक है, एंजाइम का नामकरण, एंजाइम के अंत में एज लगता है। एंजाइम के नामकरण में क्या होता है, इसके अंत में क्या लगता है, एज लगता है। जैसे यूरिया तो यूरिएज, लैक्टोज है तो लैक्टेज, तो क्या लग रहा है, लास्ट में एज लग रहा है। ठीक है, पपीते में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, और फाइकस फिकीन। एंजाइम की क्रियाविधि, जो एंजाइम की क्रियाविधि में क्या होता है, एंजाइम मतलब ताला, और एक होता है कारक, ताला और चाबी सिद्धांत। इसको ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। इसमें जैसे कि एंजाइम की क्रियाविधि में ई और एस। ये क्या होता है, ये एक अधात्रीय पदार्थ होता है और ये एंजाइम होता है। जब हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, ई और एस के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, ये तो ई और एस ऐसे बनेगा। ठीक है, अब जब इनकी हम क्रिया करवाते हैं तो इसके हमें क्या प्राप्त होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं, और फिर लास्ट में क्या बनते हैं, उत्पाद। ताला चाबी सिद्धांत क्या होता है, जिस प्रकार एक चाबी एक ताले के लिए बनी होती है, उसी प्रकार एक एंजाइम के लिए एक अधात्रीय पदार्थ होता है। और जो ताला चाबी सिद्धांत है वो ईमेल फिक्चर ने दिया था। एंजाइम का सक्रियण ऊर्जा ग्राफ। ठीक है, ये एंजाइम का ग्राफ होता है। इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान, इसमें सक्रियण ऊर्जा में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा का मान होता है वो अनुपस्थित होता है। इसको हम इसकी ऐसे समझते हैं कि जैसे कि ताप। अब ताप क्या होता है, हमने देखा था कि एंजाइम के लिए, पादपों के लिए ताप कितना चाहिए होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर एंजाइम के वेग का मान, अगर एंजाइम का वेग का मान कम है तो क्या होगा, तापमान अधिक होगा, और अगर तापमान कम है तो क्या होगा, वेग का मान भी कम होगा। ठीक है, अगर तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, अगर तापमान इससे कम है तो एंजाइम का वेग क्या होगा, कम होगा, और तापमान ज़्यादा तो भी एंजाइम का वेग क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया होने के लिए हमें कितना तापमान चाहिए होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो जो एंजाइम का जो वेग है वो क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार पीएच कितना चाहिए होता है, 6 से 7.5। वही है, अगर अब पीएच कम होगा, अगर पीएच का मान इससे कम होगा तो क्या होगा, एंजाइम का वेग कम होगा, और पीएच का मान कम होगा तो एंजाइम का वेग भी कम होगा। अगर पीएच इससे कम या ज़्यादा होगा तो एंजाइम का वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमारा इधर ही चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।